भगवान श्री कृष्ण एवं श्री जी की समस्त लीलाएं ब्रज के कुंडों, पर्वतों, सरोवरों एवं वनों में हुई हैं। पूर्व की कड़ियों में इसकी छोटी सी बानगी आप देख भी चुके हैं। काल के प्रभाव के चलते अनेकों ऐसी ही लीला स्थलियों से हम अपरिचित हैं। ब्रज की सेवा में दिन रात जुटी ब्रज फाउंडेशन का संकल्प है कि हम ऐसी लीला स्थलियों का चिन्मय स्वरूप संपूर्ण विश्व के सामने प्रकट करें। आइए एक बार फिर चलते हैं राधा रानी के बरसाना धाम की ओर, जहां स्थित गहवर वन, जल महल एवं दोहिनी कुंड के महात्म्य तथा उनके जीर्णोद्धार के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी आपको मिल ही चुकी है। आज हमारा पड़ाव है बरसाना के रूपनगर गांव का रूपकुंड। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज एक बार फिर हम आपको ले आए हैं श्री राधा रानी के बरसाना धाम। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से 17 किलोमीटर भीतर रूपनगर गांव में स्थित है ये रूपकुंड। इसका संबंध राधा रानी की एक दिव्य लीला से है, जिसके विषय में अभी हम आपको बताएंगे। इस कुंड का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार राधा रानी अपनी सखियों सहित इस कुंड में नित्य स्नान करने आती हैं और उसके बाद उनकी सखियां बड़े चाव से उन्हें सजाती हैं। फिर राधा रानी रास में प्रवेश करती हैं। उनके रूप लावण्य में जो श्रीवृद्धि करता है, इसलिए इस कुंड का नाम है रूपकुंड। और जो गांव जहां ये स्थित है उसका नाम है रूपनगर। ये गांव बरसाना के बिल्कुल निकट है, बरसाना क्षेत्र में ही है। संतों को यहाँ आकर दिव्य अनुभूति होती है, इसलिए समय समय पर संत यहाँ भजन करने आते रहे और जिनकी सिद्धि हुई उन्हें राधा रानी के दर्शन भी हुए। इसी गांव के एक बुजुर्ग ब्रजवासी बाबा ने हमको बताया था कुछ वर्ष पहले कि जब वो बहुत छोटे थे, लगभग 100 वर्ष पुरानी बात होगी, अयोध्या के एक संत यहाँ आए। तब ये सड़क से यहाँ पहुँचा नहीं जा सकता था, यहाँ कोई बिजली के खंभे भी नहीं थे, कोई रास्ता भी साफ नहीं था, घने जंगल से घिरा हुआ ये रूपनगर गांव था। और ऐसे गांव में अयोध्या से चलकर एक संत आ गए रहने। जब ब्रजवासियों ने पूछा कि बाबा आप यहाँ कैसे आए, तो उन संत ने बताया कि उनके दादा गुरु जब अपना शरीर त्याग रहे थे तो उनके गुरु से कह गए थे कि जीवन में अगर कभी मौका मिले तो बरसाना के रूपनगर गांव के रूपकुंड पर जाकर भजन करना, हो सकता है श्री जी तुम पर कृपा कर दें और तुम्हें आधी रात में श्री जी के दर्शन हो जाए। वो बाबा आए, संत आए और यहाँ रहकर उन्होंने लंबे समय तक भजन किया। तो बहुत ही एक अद्भुत लीला है, इसकी स्थिति बड़ी आकर्षक है और बरसाना आने वाले भक्तों के लिए तो एक विशेष प्रसाद रूप में है। पर उपेक्षा के कारण, जानकारी न होने के कारण बहुत तीर्थयात्री यहाँ आ नहीं पाते हैं। आप अगर अगली बार बरसाना आए तो रूपनगर जरूर आइए। इतने दिव्य महत्व का ये पौराणिक कुंड सैकड़ों वर्षों से उपेक्षित पड़ा था। इसमें गाद जमा हो गई थी, वह कुंड नीचे दब गया था। ये देखकर स्थानीय ग्रामवासी ही नहीं बल्कि भक्त व संतगण भी बड़े ही दुखी थे। आज से लगभग 10 वर्ष पहले जब ब्रज फाउंडेशन ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े कुंडों के जीर्णोद्धार का प्रयास प्रारंभ किया तो ब्रजवासियों के मन में संदेह था कि कहीं ये लोग माफिया तो नहीं है जो हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने आ गए। लेकिन धीरे धीरे जब ये स्थापित होने लगा कि हम लोग बड़ी निष्ठा से, समर्पण से एक एक कुंड को खोदते जा रहे हैं, तो हमारे दफ्तर में आवेदनों की लाइन लग गई। अनेक गाँव से आवेदन आने लगे कि हमारा कुंड खोद दीजिए, हमारा कुंड खोद दीजिए। इतने साधन तो हमारे पास थे नहीं, फिर भी हमने प्रयास किया। रूपनगर के ब्रजवासियों ने जब आग्रह किया तो एक दिन रात को हम यहाँ आए, हमने ब्रजवासियों के साथ सभा की और ये तय हुआ कि इसके घाटों पर से गाद हटाने का काम ब्रजवासी करेंगे और कुंड खोदने का काम ब्रज फाउंडेशन की मशीनें करेंगी। यही चाहते हैं कि जो हमारे पुराने जो इतिहास है वो एक बार फिर से चरितार्थ हो। सभी लोग इसी की उपेक्षा को देख करके दुखी हैं कि ये सारा कुंड तहस नहस हो गया है। इसके लिए ये सभी ये प्रयासरत हैं कि जो भी हमारे
गाँव वासियों के जो सपोर्ट मिलेगा सब देने को सहमत हैं और तन मन धन से सब समर्पण हैं। और सब लोग यही चाहते हैं कि फिर से हरियाली हो, फिर से कदम वृक्ष पीपल वगैरह सब एक बार यहाँ वो पुराना दृश्य सभी लोग देखना चाहते हैं। मुंबई के उद्योगपति कमल मुरारका के आर्थिक सहयोग से इसके जीर्णोद्धार का शुभारंभ किया गया। वृक्ष संत श्री रमेश बाबा ने आकर यहाँ शुभारंभ किया और उसके बाद रात दिन मशीनों ने काम किया। हमारा प्रयास रहता है कि कुंड की जो गाद निकले उसको ना तो बेचा जाए ना दूर ले जाया जाए, तो उस गाद को निकालकर, उस मिट्टी को निकालकर हमने कुंड के चारों तरफ फैला दिया। ये जो आप ऊंची ऊंची पहाड़ी नुमा मिट्टी देख रहे हैं, ये सब इसी कुंड से निकली हुई गाद है। ब्रज फाउंडेशन की सर्वेक्षण टीम ने रूप कुंड की विस्तृत सर्वे रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद फाउंडेशन के कुशल इंजीनियरों ने कुंड के जीर्णोद्धार की रूपरेखा तैयार कर कुंड की डीसिल्टिंग, घाटों की मरम्मत आदि कार्य प्रारंभ किए। रूप सरोवर पहले मिट्टी से पटा पड़ा था, एक सपाट मैदान की तरह था। ये घाटों का कोई चिन्ह भी दिखाई नहीं देता था। पर जैसे जैसे फाउंडेशन के अर्थ मूवर्स खुदाई करते गए और मिट्टी निकलती गई, वैसे वैसे धीरे धीरे ये घाट दिखने लगे। इन घाटों को देखकर हमारी टीम और ब्रजवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। हमने लगभग 35 फुट गहरी खुदाई करी और ये पूरे घाट चारों तरफ निकल आए। मज़े की बात तो ये है कि ये 500 वर्ष पुराने हो चाहे 1000 वर्ष पुराने हो, आज भी इतने मजबूत हैं कि इस कुंड को साधे हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ मरम्मत तो मांगते हैं। इन घाटों की अगर मरम्मत कर दी जाए, इस गऊ घाट को और सामने वाले गऊ घाट को ठीक कर दिया जाए, वो स्नान के घाट को ठीक कर दिया जाए, तो इसका रूप कुछ और ही निखर आएगा। हमारे लिए हर्ष का विषय था कि खोदते खोदते रूपनगर के इस कुंड के स्वाभाविक जल स्रोत फूट पड़े। अपने आप जल पृथ्वी में से नीचे से आने लगा। और ये जो आज जल आप देख रहे हैं, ये 2013 साल के अप्रैल का महीना है, गर्मी है, चारों तरफ फसल कटी हुई है, पानी का अभाव है, पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है। पर राधा रानी कृपा से और इन ब्रजवासियों के प्रेम से रूपनगर आज भी जल से प्लावित है। तो ये इसकी सफलता की बात है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो ज़रा दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है। और आइए उसकी बात करते हैं रूपनगर के ब्रजवासियों से। अक्सर तो हमें गांव वालों के ताने सुनने पड़ते हैं कि काम नहीं हो रहा, धीरे हो रहा है, बढ़िया नहीं हो रहा। आज हम इनकी क्लास लेने आए हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि हम आपके अनुरोध पर आए थे और ये तय हुआ था कि इस कुंड की देखभाल आप करेंगे। हमने खुदाई करवाई, हमने चारों तरफ सीमेंट के खंभे लगवाए, कटीले तार लगवाए, पेड़ पौधे लगाए। अब उसके बाद उनकी देखभाल क्यों नहीं हुई? आज क्यों खंभे टूटे पड़े हैं, तार क्यों टूटे पड़े हैं? ये सब गांव वालों की भी गलती नहीं है। जो आपने जो आदमी यहाँ किया था उसके लिए पैसे नहीं मिले, वो इसलिए मतलब ये हुआ है। अब इनका कहना यह है कि जो माली हमने रखा था उसको पैसे नहीं मिले। अब सोचने वाली बात यह है कि हमको ब्रज में 1000 से ज़्यादा कुंडों को खोदना है और उनका संरक्षण करना है। अब ब्रज फाउंडेशन का कोई करोड़ों रुपए का बजट तो है नहीं, हमारे पास तो सिर्फ इन कुंडों को खोदने के साधन है। इनके घाटों का निर्माण, इनका सौंदर्यीकरण, इनके देखभाल के लिए जो खर्चा होता है उसके 2 ही तरीके हैं। या तो ये कि गांव वाले अपनी समिति बनाएं और अपना चंदा करके उसकी तनख्वाह दें, क्योंकि अगर हर गांव में और हर कुंड में हम चौकीदार रखेंगे और उसकी तनख्वाह देंगे तो ब्रज फाउंडेशन तो दिवालिया हो जाएगी, काम ही नहीं कर पाएगी। और फिर उसकी निगरानी कौन रखेगा? हमें याद है कि जब वो माली यहाँ काम करता था और कई बार हम अचानक देखने आए तो हमको मौके पर नहीं मिला, क्योंकि कोई उसके ऊपर निरीक्षण ही नहीं करता था, इसलिए उसकी तनख्वाह बंद कर दी गई। पर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर हम इन लीला स्थलियों का जीर्णोद्धार करते हैं तो अगर इनका देखरेख ना की जाए तो ये फिर उपेक्षा की शिकार हो जाती हैं। पर इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदारी ब्रजवासियों की है। आपको खोदने के लिए पैसा देना नहीं पड़ता, आपको और व्यवस्थाओं को नहीं देना पड़ता, कम से कम उसकी देखभाल तो आपको करनी चाहिए। तो आपकी धरोहर है, बाहर से कोई आकर कब तक आपकी धरोहर की रक्षा करेगा? बताइए आप, ये कोई हमारी जिम्मेदारी है? नहीं, इतनी हमारी सामर्थ्य तो नहीं है साहब, इतने कहाँ से कर सकते। गरीब आदमी है, गरीब गांव में, गरीब तबका के लोग हैं,
हम पैसा कहाँ से इकट्ठे करें? अब इनका कहना यह है कि साधनों का अभाव है, मान सकते हैं कि भाई तनख्वाह नहीं दे सकते, पर क्या श्रमदान भी नहीं कर सकते? इस देश में कितने उदाहरण हैं। गुजरात चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, बिहार में मैं गया हूँ, मैंने कई राज्यों में, मिर्ज़ापुर में देखा है, बनवासी सेवा आश्रम में, कहीं से कोई अनुदान नहीं। गांव वालों ने अपनी मेहनत से, अपने कुदाल फावड़ों से अपने कुंडों को खोदा। मिर्ज़ापुर के बनवासी सेवा आश्रम में तो मैं देख के दंग रह गया। करीब करीब 400 कुंड खोद कर और उसके चारों तरफ हरियाली गांव वालों ने खुद की है। तो क्या हम लोग अपने कुंडों के चारों तरफ वृक्ष लगाकर कुंड का जल उसमें डालने की सेवा नहीं कर सकते? नौजवान चौराहों पे खड़े रहते हैं, गप करते रहते हैं, सवेरे से समय बर्बाद करते हैं। दिन में खेत का काम करें, नौकरी करें, मजदूरी करें, लेकिन शाम को आके अपनी धरोहर की रक्षा करें। तो ये तो किया जा सकता है क्यों बाबा? हो सकता है कि नहीं? ऐसा हाँ, हो सकता है बाबा, करना चाहिए ना। हाँ, करना तुम लोग क्या करते हो अपने कुंड के लिए? देखभाल करें। देखभाल करिए। तो ये खम्भों का हाल देख रहे हो क्या हो रहा है? मतलब ये है, ये गांव वाले नहीं उजारा है, हाँ। ये और गांव वाले ही नहीं रुक रहे, बाहर का कोई नहीं आया, ये गांव वाले ही जो बोल रहे हैं वो ही ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। यहाँ में कोई कह भैया यूँ नहीं है, क्यों कि जो ये सब मिल के कहें तो कोई नहीं आएगा यहाँ, कमी हमारी है। ये लोगों ने मनते गुजारे हो, मनते खम्मा ये अब तोड़े हैं, ये मानते नहीं है, कहते नहीं है। मतलब एक आदमी कहे या एक आध दो बार हम इन्हें झाड़ झूठे ने खोद गए, 2-3 आदमी आए के, एक थोड़ा जब जो करे ताऊ तेन मरवा दिए हैं तो अपनी में ये खम्मा ने तोड़ के फेंक गए। और तो मैंने ठाड़े करवाए, आदमी लाए के यहाँ 3-3 फुट ये, और ये गाँव बात नहीं मानते और इसके परिवार नहीं मानता। बस क्या भैया, आपका परिवार क्यों नहीं मानता ये बात? हाँ महाराज, कह तो रहो ऐसे ही, परिवार में तो लगी रहो कई विशेष ही। और मैं तो यहाँ तक कई लोगों से अगर नहीं मानता तो जो बस्ती जैसे चाहेगी बस के लिए बस्ती के साथ हैं। संग नहीं देते हैं, माने कैसे नहीं? जब संग देंगे सभी लोग तो मानेगा नहीं, ऐसी बात नहीं मानेंगे। तो सुना आपने, ब्रजवासी भाई कह रहे हैं कि इन्हीं के गांव के एक उद्दंड व्यक्ति ने यहाँ पर आकर विनाश लीला करी। नीम के जो पेड़ हमने लगाए थे उनको उखाड़ने का काम किया। अब आप देखिए चारों तरफ ये जो आपको नीम के पेड़ दिख रहे हैं, जो पिछले 5-6 सालों में कितने बड़े हो गए। अब नीम लगाने के पीछे जो हमारी भावना थी वो ये कि अगर कुंड के चारों तरफ नीम की वृक्षावली लगाई जाएगी तो उसके कई लाभ होंगे। जलवायु शुद्ध होगी, नीम की जड़ों से कुंड का पानी मीठा होता है, नीम की निबोली, नीम की छाल, नीम की पत्ती औषधि के काम आती हैं और नीम की छाया ब्रजवासियों को आनंद देती है। तो हमने बड़ी भावना से चारों तरफ कटीले तारों की फेंसिंग करी थी, एक छोटी मोटर लगाई थी पानी देने के लिए, माली रखा था, और ये चारों तरफ किनारे किनारे बेलें लगाई थी, बैगन बुला की कांटेदार, जिससे कि सुंदरता भी रहे और पशु अंदर प्रवेश नहीं करे, और नीम के वृक्ष चारों तरफ लगाए थे। अब ये जो 10, 15, 20 पेड़ आप देख रहे हैं चारों तरफ, शायद ज़्यादा ये पेड़ लगे हैं, ये बचे हैं, लेकिन अगर ये ब्रजवासी जिम्मेदारी से संगठित होकर इसकी रक्षा करते तो आज एक घने उपवन के रूप में होता। कोई बात नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है। अगर आज ये वायदा करें कि अब ये सहयोग करेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि इनके घाटों की मरम्मत की जाए, फिर से यहाँ मिट्टी डालकर वृक्षावली में लगाई जाए, फेंसिंग ठीक की जाए। यहाँ पर मैंने योजना बनाई थी कि एक टेलीस्कोप लगाएंगे, क्योंकि ये एक वो स्थान है जहाँ से आप मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और भानगढ़ राधा रानी के चारों मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ दर्शन करने आएँ रूपकुंड का, तो आप उस टेलीस्कोप से राधा रानी के चारों मंदिरों के भी दर्शन कर सकते हैं। जैसे हिल स्टेशन पर, पहाड़ों पर टेलीस्कोप लगे रहते हैं। ये सब संभव है, लेकिन इसमें जितना सहयोग इनका चाहिए उतना सहयोग आपका भी। अगर आपके मन में राधा रानी के प्रति कुछ भाव है तो आइए हम लोग मिलकर इन घाटों का जीर्णोद्धार करें। राधा रानी ने जल तो हमको दे ही दिया है और ये घाट भी पुराने सामने दिख रहे हैं, थोड़ी सी मरम्मत से इसका रूप निखर आएगा। राधा रानी का रूप निखरने वाला कुंड आज अपने रूप निखारने का इंतजार कर रहा है। रूप सरोवर का जीर्णोद्धार पूर्ण हो जाने के बाद से ये कुंड लगातार जल से लबालब भरा हुआ है और गांव के पशु पक्षियों को पानी पीने की भारी सुविधा मिल गई है। कुंड पर पक्षियों के झुंडों की उपस्थिति व उनका कलरव एक अलग ही आनंद प्रदान करता है। कुंड के पुनः जीवित होने से आसपास के क्षेत्र के भूजल स्तर में भी काफी वृद्धि हुई है और पूरे गांव के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत भी बन गया है। इससे सभी ग्रामवासी व संत बहुत प्रसन्न हैं।
पहले ये खूब यहाँ पे बंजर पड़ा हुआ था, ये अटा हुआ पड़ा था, पानी नहीं था, जीव जंतु प्यासे मरे थे। और जब से इसकी खुदाई हुई है, जब से इतना फ़ायदा हुआ कि एक तो हमारा यहाँ को जल स्तर ऊपर आ गया, कुओं में नलों में पानी ऊपर आ गया। दूसरा जो पक्षी प्यासे मरे थे उनके लिए पानी मिला, बहुत बढ़िया काम हो गया साहब। और पहले यहाँ जो है का आदमी नहीं आवे, अब तो यहाँ साफ़ सफाइयत हुए से आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं। उन्हें पहले यहाँ कीकर खड़ी हुई थी, एकदम बर्बाद हो गया था ये। अब जो है का जब से खुदाई हुई है, जब से आबाद हो गया। ब्रज के सभी कुंड और सरोवर दिव्य हैं, क्योंकि जुगल जोड़ी सरकार और उनकी सखियां इन कुंडों में नित्य जल कीड़ा करते हैं, जल विहार करते हैं। संत बताते हैं कि उनके अंगराग और उनके शरीर से निकला पसीना, स्वेद या उसको कहें कि श्रम बिंदु इस जल में मिल जाता है। भाग्यशाली हैं वो ब्रजवासी और आप जैसे भक्त जो ब्रज में आकर इन कुंडों के स्नान का आनंद लेते हैं। रूप सरोवर में तो राधा रानी नित्य स्नान करती हैं अपनी सखियों के साथ। हमने सोचा क्यों ना आज हम भी इस रूप सरोवर के स्नान का आनंद लें। बहुत ठंडा जल है लेकिन बहुत आनंद आ रहा है। अगली बार आप भी आनंद लीजिएगा। राधे राधे। अब फाउंडेशन इस कुंड के आगे की विकास की योजनाओं पर कार्य कर रही है, जिससे ये कुंड ब्रज आने वाले भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। फाउंडेशन का प्रयास है कि रूप कुंड के चारों ओर मनोरम दर्शनीय स्थल विकसित हों। पहले से किए गए वृक्षारोपण की सुरक्षा के साथ नवीन सघन वृक्षारोपण हो, बैठने के लिए बेंचों की स्थापना हो, कुंड तक के मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर पर्यटक सूचनार्थ साइनेज लगे आदि। यदि ये प्रयास पूर्ण हो जाते हैं तो निश्चित ही बाहर से आने वाले भक्तों व पर्यटकों को ये कुंड अपनी ओर आकर्षित करेगा। पर्यटन बढ़ने से गांव में रोजगार के नए नए अवसर बढ़ेंगे और गांव में खुशहाली आएगी। तो कैसी लगी आपको ऐतिहासिक रूप कुंड की ये यात्रा? इस एपिसोड को देखकर अगर आपके मन में भी भगवान श्री राधा कृष्ण की लीला स्थलियों के विषय में जिज्ञासा उत्पन्न हो तो आप हमारी वेबसाइट अवश्य देखें। पता है www.brajfoundation.org। और अगर आपके मन में रूप कुंड के जीर्णोद्धार की भावना जागृत हो या अन्य किसी लीला स्थली के जीर्णोद्धार में सहयोग करने की भावना जागृत हो तो आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा पता है info@brajfoundation.org। तो अगले एपिसोड में आपको एक और लीला स्थली का दर्शन कराएंगे और उसके जीर्णोद्धार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे। तब तक के लिए राधे राधे। न्यारा ब्रज धाम, सातों पुरियों से